हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। चलो, आज एक अच्छा न्यूज़ आपके साथ शेयर करना है मुझे। ये न्यूज़ झारखंड में है तो ऑब्वियसली है, आपको बीच बीच में मिलता ही रहेगा। तो जेपीएससी ने अपने एग्ज़ाम को फिर से पोस्टपोन किया है, फिर से पोस्टपोन कर दिया है। अब ये एग्ज़ाम 12 अप्रैल को होगा। पहले ये एक शेड्यूल ऑलरेडी हो चुका था, 15 अप्रैल को होने वाला था, 15 मार्च को होने वाला था, लेकिन अब ये बढ़ा करके 12 अप्रैल कर दिया गया है। तो आज से आपका डेट हो गया 12 ऑफ अप्रैल। ठीक है, मतलब अभी से लेके चलो आपके पास मोटा मोटा 1.5 महीने का और टाइम मिल गया। जिनका प्रिपरेशन हो चुका था वो अब अपने प्रिपरेशन को शार्प करेंगे। ठीक है, और जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ था वो कम से कम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट करना टारगेट है बेसिकली पहला, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना मैंडेटरी है। सवाल तो यहीं से बनने हैं बेसिकली। ठीक है, एक चिंता का विषय यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि क्या 12 अप्रैल जो ऑलरेडी 2 एडजस्टमेंट के बाद आया है डेट, इस डेट को एग्ज़ाम होगा या ये भी पोस्टपोन होगा। इस सवाल का आंसर है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ये है कि अगर ये पोस्टपोन होगा भी तो ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। पोस्टपोन होगा भी तो होगा, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा, ये सत्य है। ये सत्य है कि एग्ज़ाम तो होएगा ही होएगा, कुछ भी हो जाए। तो आप इस डेट को ध्यान में रखिए और अपनी प्रिपरेशन का माइलस्टोन आप इस डेट को सेट करें कि इसी डेट पे हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को देखिए। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति यही है जो यही सोचेगा और अपने प्रिपरेशन को देखेगा। ठीक है, मुझे जो कहना था इस विषय पे मैंने कह दिया। बाकी समझदार है वो जो अपने प्रिपरेशन को और शार्प करेंगे, और मैं तो कहूँगा मूर्ख है वो जो इस डाउट में रहेंगे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। एक वर्ड में कह रहा हूँ, मैं उसे मूर्ख कह रहा हूँ। तो बुद्धिमानी इसी में है, प्रिपरेशन को और जितना हो सके शार्प करिए और जितना ज़्यादा हो सके प्रिपेयर करिए। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मॉक्स लगाइए। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मॉक्स लगाइए। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, रिवीजन करिए। ठीक है, तो कम से कम 2 बार पढ़ने का मन ना करे तो मॉक्स मॉक्स और रिवीजन, यही आपको याद रखना है। 3 एक्टिविटी आपको बेसिकली करना है। जिनका प्रिपरेशन हो चुका है उनको मॉक पे ध्यान देना है और रिवीजन करना है। जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है पूरा कंप्लीटली, जिनका नहीं हुआ है भाई, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस लो, जितना ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे उतना कवर करो, और कुछ नहीं है। ठीक है, पुराना एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। डिले भले हो जाए, डिले भले हो जाए, डिले भले हो जाए, एग्ज़ाम तो होगा। जो पॉजिटिव थॉट के साथ मेहनत करते रहेंगे उनका रिजल्ट हो जाएगा, और जो डाउट में रहेंगे, सस्पेंस में रहेंगे, क्वेश्चनिंग करते रहेंगे, वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये निश्चित लेके चलो। ठीक है, तो चलिए 12 अप्रैल इस डेट को आप नोट कर लीजिए और अपनी सारी तैयारी इसके आसपास करना शुरू करिए। ठीक है, और जिनका भी एज कटअप के कारण फॉर्म नहीं भर रहे थे, 1 अगस्त 2022 कटअप डेट दे दिया है। अब इसी डेट के अंदर अगर आपकी जाती है तो आप फॉर्म भर लीजिए, 4 साल का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया? हमने अभी तक कवर कर लिया है मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, हमने कवर कर लिया है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, जो मुंडा शासन व्यवस्था थी, एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, सवाल के माध्यम से रिकैप कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहते थे, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहते थे, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं कहूँ आपको, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या बोलते थे? नागवंशी शासन व्यवस्था में, नागवंशी शासन व्यवस्था खत्म कब हो गया पूरी तरीके से? राजवंशी शासन व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म कब हुआ, उसकी डेट क्या थी और किस कारण खत्म हुआ? कारण से ज़्यादा अच्छा रहेगा,
किस नीति या नियम के बाद ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, आपको बताना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, जो भी मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये आपको अपने मन में रिवाइज करना है, कमेंट में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो थी किस जनजाति से संबंधित थी? भारत की दूसरी सबसे अधिक जनजाति कौन सी थी? ठीक है, ये पहनही खेत क्या थी? ठीक है, आपको ये सब चीज जो मैंने पूछा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। हालांकि मैं आपको 8th क्लास में शासन व्यवस्थाओं की 8th क्लास के अंदर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए उसके लिए, बट फिर भी ये आपको रिकैप करके चलना है। ठीक है, तो आप देखो, आप रोज 5 मिनट के लिए भी सही, 5 मिनट्स के लिए भी सही, अपने सारे प्रीवियस लेक्चर को, अपने नोट्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा, अन्यथा आप भूलते चले जाओगे। पता लगा आगे का पढ़ते जा रहे हो और पीछे का भूलते जा रहे हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं करेगा। ठीक है, जीके का सब्जेक्ट जो है वो रिवीजन मांगता है। यहाँ प्रैक्टिस क्या करोगे आप? कौन सा यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन लगा लोगे, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगा लोगे, आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। जीके में रिवीजन मांगता है। अगर आपको जीके जीएस पढ़ना है तो जीके जीएस का एक ही मंत्र है, रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो लेके चलो, आप भूलते जा रहे हो, आपकी तैयारी अधूरी होती चली जा रही है। ठीक है, तो एग्जाम में जो रिकॉल होता है ना, रिकॉल वो रिवीजन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी रिवीजन कमजोर है तो रिकॉल आपकी ऑलरेडी कमजोर होगी, एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो जीके का मतलब क्या होता है, क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको। जीके का एक ही मतलब होता है, रिवीजन। अगर आपकी रिवीजन कमजोर रह गई तो जीके कभी मजबूत नहीं हो सकता। ठीक है, तो और इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर आपने रिवीजन को ध्यान में नहीं रखा ना तो नुकसान आपको होगा, आगे पढ़ते जाओगे पीछे भूलते जाओगे, तो कोई फायदा आपको वहाँ पे होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है जीके पढ़ने का, मैंने बताया आपको, रिवीजन। भले 2 पेज कम पढ़ लेना, एक सब्जेक्ट कम पढ़ लेना, एक चैप्टर कम पढ़ लेना, बस जो पढ़ा है उसकी रिवाइज करते रहना। ठीक है, अपने मेमोरी पे ज़्यादा भरोसा मत करना। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद करना है, रिवीजन। ठीक है ना, इसके बगैर प्रिपरेशन अधूरी है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टोटल 7 शासन व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, झारखंड की शासन व्यवस्थाओं में, झारखंड की शासन व्यवस्थाओं में, शासन व्यवस्था टोटल 7 हमें पढ़ना है मेजरली। ठीक है, पहला है मुंडा शासन व्यवस्था जो हमने पढ़ लिया, दूसरा है नागवंशी शासन व्यवस्था जो हमने पढ़ लिया, और तीसरा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो हमने पढ़ लिया, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएंगे मुंडा से, एक क्वेश्चन आपको आएगा नागवंशी से, एक क्वेश्चन आपको आएगा पढ़ा पंचायत से, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा मांझी परगना शासन व्यवस्था से। तो आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का निश्चित है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म करिए, पढ़ने पर फोकस करिए। ठीक है, तो शुरुआत तो यहीं से होगी कि मांझी परगना शासन व्यवस्था, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो शासन व्यवस्था जो आप देख रहे हो, बेसिकली ये किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? पहली चीज तो आपको यही देखना। ठीक है, किस जनजाति शासन व्यवस्था ये है? तो ये है आपका संथाल। आखिर आ ही गया हीरो, पूरी जनजाति का सबसे बड़ा हीरो कौन है? संथाल। संथाल जनजाति सबसे बड़ा हीरो है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, आगे पता चलेगा, आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये मांझी परगना शासन व्यवस्था, ये जो शासन व्यवस्था है ये संथाल जनजातियों के द्वारा अपनाई जाने वाली शासन व्यवस्था है। आज हम यहाँ देखेंगे कि झारखंड में जो 33 जनजातियां हैं, ठीक है, 30 पुरानी है और 3 नई है। 3 नई है, ये सवाल पूछा जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा चीज़ों को जब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो 3 है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये जो 3 जनजातियां हैं और 30 है, टोटल 33। इन 33 में सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ, इसे ही कहता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि संथाल जनजाति जो है वो झारखंड की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड जनजाति में से एक है, नंबर 1 पे यही है। ठीक है, और इससे सवाल रहते ही, ऑब्वियस सी बात है। तो पहला सवाल आपका यही बनता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था जो ये है, ये शासन व्यवस्था जो है वो किस जनजाति का शासन व्यवस्था है? आंसर होगा संथाल जनजाति का।
इस जनजाति में एक खास बात और क्या है ना कि इस जनजाति का लैंग्वेज काफ़ी क्लियर है। यहाँ का जो लैंग्वेज है वो काफ़ी क्लियर है। लैंग्वेज क्लियर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे लोग जो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं वो लैंग्वेज बात करते हैं, और इस लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा भी जाता है। इसकी काफ़ी डेवलप्ड लिपि भी है। जैसे समझो आप, हिंदी में हम जो कह रहे हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं, वो हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन जिस भाषा में हम लिख रहे हैं, जिस लिपि में लिख रहे हैं, उस लिपि को हम कह रहे हैं देवनागरी। ठीक है, ये देवनागरी लिपि हो गया। कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब क्या है, बेसिकली यही है कि देवनागरी लिपि हम यूज़ करते हैं, देवनागरी, और लैंग्वेज हमारा है हिंदी। वैसे ही संथाली में संथाली लैंग्वेज संथाली है, लेकिन यहाँ की जो लिपि है वो काफ़ी डेवलप्ड है, और इसकी लिपि को बेसिकली ओल चिकी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो लिपि है वो डिस्कवर करने वाले, इन्वेंट करने वाले हैं डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू। ये सवाल बनेगा, रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, ये सवाल आपका डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में ये जो संथाल लोग हैं ना, ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, काफ़ी डेवलप्ड लिपि इसकी है, और लिपि को ओल चिकी कहते हैं, और इन्वेंट करने वाले जो बंदे हैं वो है रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मांझी परगना सिस्टम जो है वो झारखंड ट्रेडिशनल ट्राइबल गवर्नेंस को अच्छे से आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस जनजाति के बारे में, इनकी कुछ पारंपरिक चीज़ों को भी हम देखेंगे, और परिचय में हमने इसका देख लिया। तो ये संथाल जनजाति की विरासत है। संथाल जनजाति जो बेसिकली है उसकी शासन व्यवस्था है ये, और ये जो है संथाल परगना क्षेत्र, आपको याद होगा, ये झारखंड का जो मैप है, बेसिकली आप देख लो, ये जो इलाका है ये संथाल परगना इलाका कहलाता है, और इसी इलाका में मैक्सिमम लोग रहते हैं संथाली, जो संथाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस शासन व्यवस्था में सामाजिक न्यायिक और धार्मिक और तथा प्रशासनिक, ये सारी चीज़ों को अच्छे से देखा जाता है। मतलब आप समझ लो कि डिटेल से जब देखोगे ना तो पता लगेगा कि कितना डेवलप्ड ये है। काफ़ी डेवलप्ड जनजातियों में से ये कह सकते हैं। केवल जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, इनमें बहुत कुछ भी इसी तरीके से, ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण यहाँ काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड भी है चीज़ें। ठीक है, और केवल प्रथम जनजाति यही है जिसको संथाल विद्रोह के बाद हुल नीति आया था एक। ठीक है, नीति आया था जिसके ब्रिटिशों ने भी इस व्यवस्था को मान्यता दी और स्वीकार किया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली आपको याद है संथाल विद्रोह जो हुआ था जब 1855-56 में, उसके बाद हुल नीति आया, हुल नियम आया, उसके बाद वहीं पे ब्रिटिशों ने इस व्यवस्था को मान्यता दे दिया था। तो आप समझ लो कि झारखंड की प्रथम जनजाति है, पहली जनजाति है जिसे ब्रिटिशों द्वारा मान्यता प्राप्त है। ब्रिटिशों ने इस शासन व्यवस्था को अपनाया था अपने गवर्नेंस पार्ट में। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देखो, ये आप समझ ले चलो कि पहली ऐसी जनजाति है जिसकी शासन व्यवस्थाओं को ब्रिटिश द्वारा अपनाया गया कि ठीक है, हम आपके शासन व्यवस्था को मान्यता देते हैं और हम अपने गवर्नेंस के अंदर आपके गवर्नेंस को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पहली थी, आपको याद रखना है। तो इस चीज पूरे चैप्टर में ना एक चीज आपको ध्यान में ये भी रखना होगा कि बेसिकली संथाल समाज जो आपका है ये सदियों से चलती आ रही थी। ठीक है, और 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने नियंत्रण हेतु इस व्यवस्था को स्वीकार किया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ जो उस टाइम ब्रिटेन सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने नियंत्रण के लिए इस शासन व्यवस्था को स्वीकार किया। हमने पहले भी देख लिया। ठीक है, लेकिन काफ़ी ओल्ड है ये शासन व्यवस्था, जो है काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी एंशियंट है और काफ़ी रेलिवेंट है। ठीक है, मेंस में सवाल यहाँ से जरूर रहते हैं। इस शासन व्यवस्था में आपको याद होगा कि झारखंड में दो ही एक्ट हैं बेसिकली, एक है एसपीटी, एक है सीएनटी।
एसपीटी मतलब संथान परगना टेनेंसी एक्ट। एसपीटी एक्ट इसको कहते हैं, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, और वो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, तो आप लिख चलो कि संथाल परगना एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जमीन के बारे में बहुत ही डिटेल से, एकदम बारीकी से नियम बनाए गए हैं। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थे, काफ़ी ज़्यादा युद्ध करके अपनी चीज़ों को बनवा ही लेते थे आखिरकार करके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो अब बात आती है इसकी प्रशासनिक संरचना की। अब बात आती है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट। ठीक है, हम देख लेते हैं इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी लार्ज भी है। समझ लो कि मैंने शुरू में कहा था आपको कि सोसाइटी से संबंधित, सोशल, सामाजिक हो या न्यायिक हो या धार्मिक हो, हर तरीके से यहाँ की गवर्नेंस काफ़ी इनहेंस्ड थी। ठीक है, तो अब सबसे पहला हम देखते हैं मांझी के बारे में जानते हैं। मांझी कौन होता है? तो गांव का प्रमुख। इस प्रशासनिक संरचना के अंदर जो मांझी होता है वो गांव का प्रमुख होता है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छी रहेंगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ ज़्यादा लिखने को है नहीं, समझो इसके वाला इसको। ठीक है, ठीक है, देखो मांझी ये जो बेसिकली है एक गांव का प्रमुख होता है, गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था मांझी। क्लियर है? तो गांव का जो प्रमुख होगा बेसिकली मांझी, हमने देखा था कि हर शासन व्यवस्था में गांव के लेवल पे एक प्रमुख होता है। ठीक है, तो यहाँ मांझी है, गांव के प्रमुख यहाँ पे कौन है? मांझी। ठीक है, उसके बाद आता है अनुशासन अधिकारी, मतलब गांव के अंदर सामाजिक गतिविधियों पर अनुशासन बनाए रखना। लोग बाग यहाँ के युवक क्या करते हैं, युवतियाँ क्या करती हैं, लोग क्या करते हैं, महिलाएं पुरुष, गांव में क्या क्या होता है उन सब पर नज़र रखना और गांव में अनुशासन को सुनिश्चित करना। देखो, एक तो होता है लॉ एंड ऑर्डर भाई। ठीक है, एक तो होता है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो लॉ ऑर्डर तो है घटना दुर्घटना होने की बाद की चीज़ें। ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत ही ना पड़े, लोग इतने इतने सभ्य तरीके से रहें कि अनुशासित तरीके से जीवन जिए, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जरूरत ही ना पड़े, ऐसी चीज़ें होती हैं ना। तो जोग मांझी जो होता है गांव का अनुशासन अधिकारी है, गांव के अंदर चीज़ों को बनाए रखना, अनुशासन को बनाए रखना, ये इसका काम बेसिकली था। आगे देखेंगे काफ़ी इनहेंस, काफ़ी इंटेंस पोजीशन पे ये है, काफ़ी ज़बरदस्त इसका काम भी है। ठीक है, अब देखो कई गांवों का प्रमुख, मतलब क्षेत्रीय प्रशासनिक प्रमुख समझ सकते हो आप, परगणित। एक हुआ मांझी गांव के लेवल पे, उसके बाद कई गांव मिल जाएंगे, कई गांवों के प्रमुख को परगणित कहते हैं। और गांव के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो अनुशासन दिखेगा जो मांझी था। नायके यहाँ पे ये धार्मिक धार्मिक प्रमुख है, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे भाई साहब। ये गोडेत ये संदेश वाहक होंगे, सूचना देने और संदेश वाहक का कार्य करेंगे गांव के अंदर। ठीक है, और प्रमाणिक, इसको थोड़ा ठीक कर लो, क्या प्रमाणिक है ये है मांझी का सहायक, प्रशासनिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो आपने इन सब चीज़ों को देखा, ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं भाई, कि कौन सा पद किस काम का है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अपनी नज़र बना के रखना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में ना अक्सर पदों से मिलान पूछा जाता है, मतलब क्या दे देगा, मांझी, जोग मांझी, परगनेत और नायके। ठीक है, हालांकि चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पांचवा भी इंपॉर्टेंट है, गणित। यहाँ पर बेसिकली आपको सबका एक तरफ पद दे देगा, एक तरफ दे देगा आपका उसका कार्य, आपको मिलान करने देगा। ठीक है, तो आपको इन चार में से दो तीन भी अगर आपको याद है तो आप सही तरीके से मिलान करके चले आओगे। ठीक है, हालांकि आपको याद तो सारा करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप देख लेंगे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देख लेंगे अच्छे से। एक बार आप, गांव के प्रमुख को मांझी कहते हैं, अनुशासन देखने वाला काम जो मांझी का था, कई गांवों के प्रमुख को प्रगणित कह रहे थे, और धार्मिक प्रमुख यहाँ पे नायके था।
और बाकी में अभी तक जितना आपने पढ़ा वहाँ पे हर जगह गांव के प्रमुख को हम पाहन कहते थे, पाहन। लेकिन संथाल में ये नायके है, याद रखिएगा। गणित हो जाएगा, संदेश वाहक का कार्य करेगा, और मांझी का सहायक, मतलब इस मांझी को असिस्टेंट करने का काम कौन करेगा प्रशासनिक कार्य करने के लिए? प्रमाणिक। इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, या फिर अगर आपको याद रहता तो ठीक है, मैं पीपीटी में तो ठीक कर दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड। ये आपका हो जाता है प्रमाणिक। क्या हो जाता है ये भाई? प्रमाणिक। ठीक है, चलो। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो यू हैव टू, ये इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। देखो कमेंट में ना लोग वीडियो आके देख लेते हैं, कमेंट करते नहीं। भाई कमेंट क्या करो, जब वीडियो देख रहे हो आप उस वक्त करो ना करो, लेकिन वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करो। ठीक है, अब सारे काम फंक्शन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबका एक बार हम फंक्शन देख लेते हैं कि किस पद पे बैठा किस बंदे का क्या काम है, फंक्शंस क्या है उसका। अब देखो मजेदार बात यह कि हमने देखा था कि प्रशासन की जो गांव लेवल पे इकाई पे काम होता है वो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। कौन भैया, कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सर्वोच्च प्रशासन की इकाई जो गांव लेवल पे है वो हमारा मांझी है। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, संथाल परगना में मांझी का पद काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गांव के प्रमुख का पद अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है कौन भैया? मांझी। ठीक है, अब क्या है कि इसका कार्य क्या है बेसिकली, तो चूंकि गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो सभी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था, ठीक है, विवाद समाधान करता था, मतलब ग्रामीणों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करना और न्याय प्रदान करना। एक तो हुआ लॉ एंड ऑर्डर की बात यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, मतलब तो आपको समझना है पर ये है कि गांव के लेवल पे जितना भी कांड होगा, ठीक है, चाहे वो जमीन से संबंधित कोई कांड हो जाए, चाहे तो वो व्यक्तिगत कोई विवाद हो जाए, जो भी होगा वो सब तरीके का विवाद कौन देखेगा? तो मांझी देखेंगे, जो गांव के लेवल पे प्रमुख है वो विवाद समाधान करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आगे हम देखते हैं कर को, बारे में कर के बारे में बात करते हैं। मतलब अभी अब तक यहाँ तक आते आते ना काफी ज्यादा इन्हेंस हो चुका था टैक्सेशन। ठीक है, तो कर संग्रह सहयोग, मतलब ब्रिटिश शासन के साथ समन्वय कर कर सहयोग में शासन करना। अब देखो भैया ब्रिटिश ने अगर इस शासन प्रणाली को स्वीकार किया तो कहीं ना कहीं उसके अपना भी फायदा भी दिख रहा था। तो अभी से बात है कि ब्रिटिशर को चाहिए था क्या? टैक्स, और टैक्स के बिहाफ पे ही सब इनको मान्यता मिली थी। तो मांझी जो होते थे गांव के लेवल पे वो ब्रिटिशर्स को हेल्प करते थे, ब्रिटिशर्स को हेल्प करते थे टैक्स कलेक्ट करने में। ठीक है, और सामाजिक नियमों का और परंपराओं का पालन करवाना और रख रखाव करना गांव के लेवल पे, ये काम जो था बेसिकली मांझी जो गांव के हेड हुआ करते थे उनका ये काम था। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपको एक चीज देखना कि मांझी विलेज हेड था संथाल में, ये जेपीसी में पूछा गया है और संभावना भी इसकी बेसिकली है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इस स्लाइड पे कुछ भी लिखा है ना वो हर चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बस मैंने उतना ही लिखा है जितना आपको पढ़ने से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। पीटी जो है ना, देखो जो प्रीलिम एग्जाम होता है बेसिकली ये एक, जो बंदा एग्जाम के पैटर्न को समझ गया ना, जो बस ये भी समझ गया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से, जो पैटर्न समझ गया वो पीटी क्वालिफाई कर लेगा। मेंस के लिए थोड़ा इंटेंस स्टडी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पीटी निकालने के लिए आपको सिंपल बेसिक सिलेबस को भी अगर आपने कवर कर रखा है, सिलेबस को आपने समझ लिया है, तभी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जोग मांझी और नायके का काम देख लें। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, जोग मांझी इस पूरे चैप्टर में, मतलब संथाल परगना में जोग मांझी जान है। ठीक है, जान है भाई। तो सामाजिक अनुशासन का रखवाला, सामाजिक अनुशासन मतलब गांव में जो लोग हैं, गांव में जो लोग बाग हैं, इनके अंदर अनुशासन का ध्यान रखना कि ये कोई गड़बड़ी ना करे, सब पर नजर रखना जोगमांझी का काम था। और नायके का क्या काम भैया? यहाँ पे नायके धार्मिक प्रधान है। धर्म मतलब जो होता है ना, यज्ञ हवन पूजा पाठ, गांव की रक्षा सुरक्षा करने के लिए जो चीजें होती है वो सब ये धार्मिक गुरु का काम था। यहाँ पे नायके है,
यहाँ नायके है, और बाकी अभी तक हमने पाहन को देखा था। पाहन पद धार्मिक प्रधान का होता था बाकी वाले में, लेकिन संथाल वाले में तो भैया आपका नायक ही कहा जाएगा, नायके को। ठीक है, तो क्या क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको, एक अच्छे से समझ लीजिए अच्छे से आप। सामाजिक अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, ये जोगमांझी का काम है। हम एक एक करके देख रहे हैं, अच्छे से देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, आपको समझ से जाना है। ठीक है, तो देखो, सामाजिक अनुशासन बनाए रखना, युवा गतिविधियों पर नियंत्रण। कोई भी देखो, पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन थोड़ी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब पॉपुलेशन ज्यादा हो, एजुकेशन कम हो, तो लोग गड़बड़ी करेंगे, गड़बड़ियां करेंगे, समझ रहे हो। युवा गलती करते हैं ऐसे केसेस में, तो यहाँ पे युवाओं का गतिविधियों पर ध्यान रखना, सामाजिक अनुशासन बनाए रखना, सामाजिक व्यवहार का प्रबंधन, और सामुदायिक नियमों का पालन। मतलब समुदाय में जो नियम बनाए जा चुके हैं उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई गलती कर रहा नहीं कर रहा, ये सब चीज जो है वो जोग मांझी को देखना है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नायके, जो धार्मिक प्रधान है भैया। देखो यहाँ पे नायके कई मामले में इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई मामले में। ठीक है, क्योंकि धार्मिक प्रधान है, धार्मिक प्रमुख है ये। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान और पूजा करने का काम है, देवी देवताओं की आराधना करने का काम है। ठीक है, धार्मिक समारोह का संचालन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में ये हेल्प करता था। मतलब मोटा मोटे तौर पे आपको जो समझना है वो ये समझना है, जोग मांझी गांव के अंदर अनुशासन को देखता है, जोग मांझी गांव के अंदर युवाओं की गतिविधियों पर ध्यान रखता है, जोग मांझी गांव के अंदर सामुदायिक नियम जो बनाए गए हैं उसका पालन करने पर जोर देता है। और नायके बहुत सिंपल है, धर्म का प्रधान है, तो जहां जहां धार्मिक चीजें होंगी वहां नायके आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो थोड़ा इजी वाला पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परगणित, क्षेत्रीय प्रशासन का केंद्र। देखो ये इंपॉर्टेंट भाई, परगणित इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। परगणित इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है परगणित? अब देखो यहाँ पे, पहला कि कई गांवों का प्रमुख है ये। ठीक है, तो परगणित कई गांवों का प्रमुख होता था और क्षेत्रीय स्तर पर उच्च प्रशासनिक अधिकारी था। ठीक है, निगरानी एवं देखरेख, मतलब क्या हुआ, मांझियों की गतिविधियों की निगरानी। हालांकि यहाँ पे मांझियों से मतलब क्या है, संथाल जनजातियों। यहाँ मांझियों से मतलब क्या है, संथाल जनजातियों। तो संथाल जनजातियों की गतिविधियों की निगरानी करता था और सुनिश्चित करता था कि सही सभी सही ढंग से कार्य करें। ठीक है, बड़े विवादों का समाधान, गांव स्तर से अधिक बड़े और विवादों गांव स्तर से अधिक बड़े विवादों और गंभीर मामलों का समाधान करने के लिए शक्ति उसके पास होती थी। मतलब समझ लो कि जो काम गांव का प्रमुख माझी नहीं कर पाता था, वो काम भी इसे ही करना पड़ता था। ठीक है, एग्जाम फैक्ट क्या भैया, तो परगणित जो है वो रीजनल हेड होता था। जेपीसी में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। संथाल परगना शासन व्यवस्था में परगणित का क्या कार्य था, तो वो रीजनल हेड था, वो क्षेत्रीय प्रमुख था। ठीक है, आपको ये समझना है। चलो, कार्य एवं शक्तियां। तो देखो, ये जो परगणित है इसकी कार्य शक्तियां क्या है, परगणित की कार्य एवं शक्तियां क्या है हमें देख लेना होगा। तो माझी परगना व्यवस्था के प्रमुख कार्य एवं दायित्व क्या थे। न्यायिक कार्य क्या थे, न्यायिक कार्य ग्रामीणों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करना, न्याय प्रदान करना और लोकायुक्त विवाद समाधान प्रक्रिया का संचालन करना। भूमि प्रबंधन क्या था भैया, भूमि और संसाधनों का प्रबंधन करना, भूमि विवादों का निपटारा करना और सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण करना। परंपराओं की रक्षा, परम पारंपरिक परंपराओं, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना और संरक्षण करना। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक अनुशासन बनाए रखना, सामाजिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सामुदायिक सद्भाव को बनाए रखना। कर सहयोग, कर संग्रह सहयोग, ब्रिटिश शासन के साथ समन्वय कर कर संग्रह में सहयोग करना और स्थानीय स्तर पर राजस्व प्रबंधन में भूमिका निभाना। सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखना, आपदा प्रबंधन में सहयोग करना और सामुदायिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, ये मेन कार्य एवं शक्तियां थी संथाल परगना शासन व्यवस्था की। ठीक है, बाकी ये अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको ध्यान रख लीजिएगा। पैसा एक्ट 1996 का। ठीक है, पैसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज।
ये अधिनियम 1996 से इसकी अवधारणा को कानूनी मजबूती मिली और मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है। ठीक है, एक बार आप इस स्लाइड को देखिए, तब तक अपन इसको एक बार अच्छे से इवेंट के लिए देख लो। ये ना काफी इंपॉर्टेंट है सवाल, यहाँ से कई बार सवाल यहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो जेपीसी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। संबंधित जनजाति संथाल है ना, मांझी परगना व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति। ठीक है, मुख्य क्षेत्र तो झारखंड के मानचित्र को देखेंगे, जो ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी पार्ट है, पूर्वी भाग है संथाल परगना वाला, वहाँ पे लोग अधिकतर इस जनजाति लोग पाए जाते हैं। गांव के प्रमुख क्या कहते हैं? मांझी। अनुशासन अधिकारी क्या था? जोग मांझी। क्षेत्रीय प्रमुख कौन है? परगनेत। हालांकि इसकी संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, धार्मिक प्रमुख कौन है? नायकी। ऐतिहासिक घटना क्या था? संथाल हुल। 55-56 के बाद, इस हुल आंदोलन के बाद क्या हुआ था भैया? संथाल जनजाति को ब्रिटिश शासन ने मान्यता दे दी थी। ठीक है, तो अगर आपने ये 1 2 3 4 5 6 7, आपने अगर ये 7 पॉइंट याद रख लिए, कम से कम इतना याद रख लिया, तो इस चैप्टर से आने वाला एक क्वेश्चन आप कर जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बड़े आराम से आप कर जाओगे। और जो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है, तो उस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर जाओगे। ठीक है, तो अगर आपने इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपका काम बन जाएगा। नायके का प्रमुख कार्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ। परगनेत का संबंध किससे है? कई गांवों के क्षेत्रीय प्रमुख है ये। जोग मांझी की भूमिका क्या थी? सामाजिक अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अगर आपने इस स्लाइड को भी याद रख लिया, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कैसा लगा भैया? इस स्लाइड के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, बस इतना ही कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लो एक बार आप। तो आज के सब्जेक्ट में हमने देख लिया बड़े आराम से। ठीक है, चलो, मन में कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको कमेंट में क्वेश्चन लिखना है, डाउट लिखना है, और मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, और जिस वक्त सही समय आएगा, अपन एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, तो बड़े आराम से वहाँ पे डाउट्स को डिस्कशन करेंगे, वैक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस सब वहाँ करेंगे। ठीक है, सही समय आने पे। अभी तो खैर वो चीज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो देखकर पसंद आए या ना आए, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है चलो ठीक है, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। एंड मज़ा आएगा, पूरा सिलेबस अपन धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, काफ़ी मज़ा आपको आने वाला है। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द।